डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं टॉपिक जो शुरू करने जा रहा हूँ वो एंडोस्पर्म होगा। लेकिन इससे पहले जो आपको पीडीएफ नोट्स भेजे गए हैं उसके अंदर हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद एंडोस्पर्म वाले टॉपिक के ऊपर आऊँगा। फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि बीजांड के अंदर एग बनता है और उस एग से जो दो मेल गैमेट्स आते हैं उनमें से एक मेल गैमेट फ्यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर ये जो बीजांड है ये गायनोशियम, और इस गायनोशियम के अंदर ये बीजांड है। और इस बीजांड के अंदर एग स्थित है। ये एग है सिनर्जिड और ये ध्रुवीय केंद्रक, ये तीन एंटीपोडल्स, इन सब को हमने डिटेल पढ़ा है। तो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं और इनका अंकुरण होता है, और अंकुरण से एक्साइन के फटने से पोलन ट्यूब निकलती है, और वो पोलन ट्यूब दो मेल गैमेट्स को लेकर के आती है। और उसकी एंट्री कहाँ पर हो जाती है? माइक्रोपाइल से होती हुई न्यूसेलस, और न्यूसेलस के बाद में एम्ब्रियो सैक। तो मोटे रूप में अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, जो एग स्थित है, जैसे मान लो कि ऑर्थोट्रोपस है, इस एग के अंदर जो पोलन ट्यूब आई है वो पोलन ट्यूब दो मेल गैमेट्स रिलीज कर देती है। ये दो मेल गैमेट्स हैं। तो ये मेल गैमेट इस एग से निषेचन कर लेता है, यानी संयुग्मित हो जाता है। तो ये फीमेल गैमेट हो गया, या हम इसे एग कहेंगे। और ये एक मेल गैमेट है, जो दो मेल गैमेट्स निकले हैं। तो एग के साथ में नर युग्मक का संयुग्मित हो जाना क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन की जो खोज थी ये किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने 1884 के अंदर। इस घटना के साथ में एक इम्पोर्टेंट घटना यहाँ पर और होती है, जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ये मिल जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। और इसके बाद में ये जो मेल गैमेट है दूसरे वाला, ये मेल गैमेट भी इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? 3n हो जाता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो 3n यहाँ पर हो जाता है, त्रिगुणित। तो ये भी एक फर्टिलाइजेशन हुआ है, और ये फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज की थी वो किसने की थी? एस.जी. नावास्टिन ने 1898 के अंदर। इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिक संलयन। क्यों? क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियस एक बार मिले, फिर तीसरा इनमें क्या संयुग्मित हो जाता है? मेल गैमेट। तो सेकंड मेल गैमेट यहाँ पर मिल जाता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया।
ये एक इम्पोर्टेंट घटना है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है यही बार बार डिवाइड होकर के क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष बनाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग किस में बदल जाता है, जाइगोट के अंदर। और जाइगोट के बार बार विभाजन से एम्ब्रियो बनेगा, और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन प्राप्त होगा वो किससे प्राप्त होगा, इसी एंडोस्पर्म से। तो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा और किसको देगा, डेवलपिंग जाइगोट को। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि अगर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी प्लांट्स के अंदर तो सीड्स नॉन वायबल बनेंगे। नॉन वायबल यानी उनके अंदर क्षमता नहीं होगी, जीवन अक्षम बीज बनेंगे। अगर इस तरह की सीड्स को अगर उगा दिया गया तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका पोषण पूरा नहीं हुआ है। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कम मिला, इसलिए जो पूरा ये बीजार्ड बीज में बदलेगा जिसके अंदर भ्रूण अविकसित होगा, इस तरह के बीज यूजलेस होंगे, नॉन वायबल होंगे। इसलिए सेकंड फर्टिलाइजेशन की जो घटना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इसका अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है फॉर द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक इसमें टर्म और है जिसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी यानी बहुशुक्राणुता। कई बार देखिए, सामान्यतः एक पोलन ट्यूब आती है जो दो मेल गैमेट्स को एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज़ कर देती है, लेकिन कई बार ये होता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर दो गैमेट्स की बजाय गैमेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। उस ज़्यादा होने का कारण या तो एक से अधिक पोलन ट्यूब के द्वारा दो से अधिक गैमेट्स रिलीज़ किए जाते हैं, यानी अगर माइटोटिक डिवीज़न की संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ गैमेट्स भी ज़्यादा बनेंगे। या फिर ये हो सकता है कि पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से अधिक ही होती है। जैसे 4 पोलन ट्यूब एंटर कर गई और चारों ने मेल गैमेट्स रिलीज़ किए तो 8 मेल गैमेट्स यहाँ पर मिलेंगे, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी की कंडीशन के अंदर भी सामान्यतः एक मेल गैमेट ही संयुग्मित हो पाता है एग से, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति कुछ प्लांट्स के अंदर विपरीत हो जाती है। जैसे मान लो कि एक मेल गैमेट इस पोलन ट्यूब के द्वारा रिलीज किया गया है, 2 मेल गैमेट, जिसमें से एक मेल गैमेट एग से मिल जाएगा, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। दूसरी पोलन ट्यूब से जो मेल गैमेट छोड़ा गया है उसमें से कोई एक मेल गैमेट किससे मिल जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और क्या बना देगा, एंडोस्पर्म। तो ये अलग स्थिति हो गई। इस स्थिति को हेट्रोफर्टिलाइजेशन कहते हैं। हेट्रोफर्टिलाइजेशन। विषम निषेचन। कई बार जो सुपर न्यूमरेरी जो क्रोमोसोम जो गैमेट्स होते हैं, अधिसंख्य जो गैमेट्स यहाँ पर बने हैं, उनका पाया जाना एक एबिरेशन माना गया है। एबिरेशन यानी एक विपथन है, यानी एक असामान्य स्थिति है। तो ऐसा अक्सर नहीं होता है, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया है कि एंडोस्पर्म यहाँ पर ये अब जाइगोट डिवीज़न शुरू कर चुका है,
दो सेल बन गई, बेसल और एपिकल, और इसके अंदर फिर डिवीजन शुरू हो जाते हैं, यानी अब ये प्रो एम्ब्रियो है, ये अब ये जाइगोट प्रो एम्ब्रियो है। लेकिन इसके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन, यहाँ पर जो 3N न्यूक्लियस बना है, ये न्यूक्लियस किसी भी तरीके से बार बार डिवाइड होकर के एक टिश्यू बना लेगा, और वो टिश्यू ही न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा जो इसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कुछ एक फैमिली हैं, ऑर्किडेसी, ट्रेपेसी, पोडोस्टेमेसी, इन फैमिलीज को छोड़ करके, इन फैमिलीज के प्लांट्स को छोड़ करके एंडोस्पर्म सभी प्लांट्स के अंदर बनता है, और किसके काम में आता है? जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो जो एंडोस्पर्म बनता है वो सारा का सारा कंज्यूम हो सकता है या बचा हुआ भी हो सकता है। तो जो सीड जो बनेगा उसके अंदर एम्ब्रियो की मात्रा हो सकती है या बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो सीड भी इस प्रकार दो प्रकार से हो जाते हैं, सीड्स की दो टाइप बन जाती हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स और दूसरे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। यानी भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। तो भ्रूणपोषी बीज वो हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद भी सीड के अंदर एंडोस्पर्म की मात्रा बची हुई है, जैसे कैस्टर, कैस्टर के अंदर इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? कैस्टर, अरंडी। नॉन एंडोस्पर्मिक के अंदर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर, और सीड के अंदर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म की मात्रा नहीं बचती है। जो रिजर्व फूड होता है वो रिजर्व फूड कोटिलिडन्स में स्टोर हो जाता है। जो बीज पत्र बनते हैं सीड के अंदर, उनके अंदर ये रिजर्व फूड इकट्ठा रहेगा। इस तरह के जो सीड्स हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, जैसे पी, या यूँ कह सकते हैं फेबेसी जो फैमिली है, उस फैमिली के अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बनते हैं। आपने चना देखा होगा, चने में दाल निकलती है तो वहाँ कोई एंडोस्पर्म की मात्रा वहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर कोकोनट और कैस्टर एंडोस्पर्मिक हैं, और ये जो प्लांट्स हैं जैसे पी और जो फेबेसी पूरी फैमिली है, बहुत सारे प्लांट्स इसके अंदर, ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में आते हैं। साइटोलॉजिकल आधार पर हमने देखा है कि एंडोस्पर्म की जो साइटोलॉजी है वो ट्रिप्लॉइड है, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म कैसे होंगे? त्रिगुणित। जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो एंडोस्पर्म्स हैं वो एंडोस्पर्म कैसे होंगे? हैप्लॉइड। एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक गैमेट मेल गैमेटोफाइट से प्राप्त होता है, और यानी एक जो केंद्रक आता है वो मेल गैमेटोफाइट का, और दो केंद्रक किसके होते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट के, ध्रुवीय केंद्रकों के अंदर। तो यहाँ पर हाइब्रिड विगर ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी गुणता अच्छी होगी यहाँ पर। ये जो हैप्लॉइड स्थिति आती है ये कहाँ पर आती है? एंडोस्पर्म की जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। अनावर्त बीजी जो पौधे हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म कैसे होंगे? हैप्लॉइड, यानी अगुणित।
क्यों? क्योंकि डाइकोट्स के अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण कब हुआ है? फर्टिलाइजेशन के बाद, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है, इसलिए एन होते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर भी हमेशा ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म ही नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी एंडोस्पर्म की जो साइटोलॉजी है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई की संख्या कितनी है। जैसे अगर 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं किसी एम्ब्रियो सेक के अंदर तो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म होगा, क्योंकि एक मेल गैमेट वहाँ पर जुड़ जाएगा। जबकि ओइनोथीरा अगर आप देखो, ओइनोथीरा 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक था, फीमेल गैमेटोफाइट था, एक ध्रुवीय केंद्रक था, तो फर्टिलाइजेशन से एक मेल गैमेट और प्राप्त हो जाएगा, एक केंद्रक और वहाँ आएगा, तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होगा ओइनोथीरा के अंदर वो कैसा होगा? 2n। पेपेरोमिया के अंदर, पेपेरोमिया के अंदर ध्रुवीय केंद्रकों की संख्या कितनी है? 8, एक मेल गैमेट आ जाएगा। तो इसलिए पेपेरोमिया के अंदर एंडोस्पर्म कैसा होगा? नैनाप्लॉइड। तो साइटोलॉजी डिपेंड करती है कि उस एम्ब्रियो सेक के अंदर उसके अंदर पाए जाने वाले ध्रुवीय केंद्रक कितने हैं। ये जो एंडोस्पर्म हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर भी क्लोरोफिल देखे गए हैं। फूड रिजर्व करते हैं, ये इधर उधर से आसपास के टिश्यू से न्यूट्रिशन लाएंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल भी रिपोर्टेड है, जैसे रेफेनस, मूली, विस्कुम, एपीफाइट, आपको पता है इसके बारे में, क्राइनम। ये प्लांट ऐसे हैं जिनके एंडोस्पर्म के अंदर क्या देखा गया है? क्लोरोफिल देखा गया, अदरवाइज क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा जो भ्रूणपोष है वो है हेलोबियल, माध्यमिक, केंद्रकीय, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। ज़्यादातर डाइकोट के अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म मिलता है और मोनोकोट्स के अंदर कैसा मिलता है? हेलोबियल एंडोस्पर्म, एक बीजपत्री पौधों के अंदर। तो अगर देखा जाए तो 56% जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर न्यूक्लियर, 25% फैमिलीज़ के अंदर सेलुलर और 19% फैमिलीज़ के अंदर हेलोबियल एंडोस्पर्म मिलता है। अब जैसे इसका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखें, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम थोड़ा डिटेल देखना चाहेंगे। जैसे ये पूरा एम्ब्रियो है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिन केसेज के अंदर बनते हैं तो वो वहाँ पर जो मेन न्यूक्लियस होता है वो बार बार डिवाइड करता है और डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, लेकिन सारे डिवीज़न फ्री न्यूक्लियाई होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न का मतलब मुख्य केंद्र की विभाजन का मतलब है कि वहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। बनने वाले जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं? पेरीफेरी के ऊपर चले जाते हैं, परिधि की ओर। अब लंबे समय तक ये ऐसा ही होता है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर इसी स्थिति के अंदर न्यूट्रिशन मिलता है इस एम्ब्रियो को, जैसे लिम्नैंथस, ऑक्सीस्पोरा,
यहाँ पर इसी सिचुएशन के अंदर न्यूट्रिशन मिलेगा। जबकि ज़्यादातर प्लांट के अंदर कुछ समय के बाद सेल वॉल बनने लग जाती हैं। सेल वॉल का जो निर्माण होता है वो सेंट्रीपिटल होता है, यानी बाहर से अंदर की ओर परिधि पर जो केंद्रक हैं उनके बीच में क्या बन जाती हैं, सेल वॉल बन जाती हैं। तो फेसियोलस के अंदर जो सेल वॉल बनती हैं वो एम्ब्रियो के चारों ओर बनती हैं, फेसियोलस। जबकि जो क्राइनम क्रोटेलेरिया एक प्लांट है, इसके अंदर जो माइक्रोपाइलर रीजन है सिर्फ इसी साइड के अंदर सेल वॉल बनती हैं, बाकी सारा कैसा होगा, ये फ्री न्यूक्लियर होगा। तो एम्ब्रियो के चारों तरफ भी सेल वॉल बन सकती हैं या फिर एक ही साइड के अंदर माइक्रोपाइलर रीजन में सेल वॉल बन सकती हैं। इन न्यूक्लियाई की संख्या कितनी होगी और कब इनमें सेल वॉल साइटोकाइनेसिस होगा, तो वो प्लांट टू प्लांट डिफर करता है। जैसे सिट्रस और मैंजीफेरा, आम, नींबू और आम के जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर लंबे समय तक ये स्थिति चलती है, फ्री न्यूक्लियर कंडीशन के अंदर ही न्यूट्रिशन मिलेगा। जबकि कैलोट्रोपिस के अंदर, आँख के अंदर 8 से 10 न्यूक्लियाई बनने के बाद क्या हो जाएगा, सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी। जब 8-10 न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो उनके बीच में कोशिका भित्तियाँ बनना शुरू हो जाएगी। लोपेजिया के अंदर एक प्लांट है, यहाँ पर हमेशा ही फ्री न्यूक्लियर रहेगा। एंडोस्पर्म कैसा रहेगा, फ्री न्यूक्लियर ही रहेगा। एक जो स्पेशल केस है कोकोस न्यूसीफेरा यानी कोकोनट, कोकोस न्यूसीफेरा के अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलता है और यहाँ पर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई होते हैं और ये तैरते रहते हैं। यहाँ पर लिक्विड के अंदर तरल भ्रूणपोष पाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई घूमते रहते हैं और कई बार 10-20 डॉटर न्यूक्लियाई मिलकर के समूह बनाकर भी उसके अंदर तैरते रहते हैं। तो ये जो तरल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियाई तैरते रहते हैं, इसे कहा जाता है लिक्विड सिनसाइटियम। क्या कहेंगे इसको, लिक्विड सिनसाइटियम। कुछ समय के बाद परिधि की ओर सेल वॉल बनना शुरू हो जाती हैं। आपने कच्चा नारियल अगर देखा है खा करके तो आपने देखा होगा कि पानी भी निकलता है और जब अगर उसको आप ज़्यादा काट करके देखते हैं तो उसके अंदर कुछ सफ़ेद परत सी नज़र आती है जिससे अपन जो कोकोनट बनता है जिसे अपन खाते हैं, गिरी बनती है। तो ये जो बनने लग जाती हैं, परतें बनने लग जाती हैं, इसे कोकोनट मीट कहते हैं। तो यहीं से ही सेल वॉल बनने के बाद में क्या बन जाता है, यहाँ पर एंडोस्पर्म ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर गिरी का निर्माण हो जाएगा और इसी के अंदर ही क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलता रहता है। तो इस प्रकार से कोकोस न्यूसीफेरा के अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। अरिका कटेचू यानी सुपारी के अंदर भी जो एंडोस्पर्म है वो फ्री न्यूक्लियर होता है, इसी प्रकार से बनता है। तो ये वीडियो कुछ लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं यहीं पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ। सेलुलर और हेलोवियल एंडोस्पर्म अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।